अप्रैल 1968 को जब रायबरेली में डॉक्टर रमाकांत और विद्या देवी के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो वे फूले नहीं समाये। उन्होंने अपनी परवरिश से पुत्र को एक आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा दी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका पुत्र मनोज कुमार इतनी बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक हस्ती के रूप में उभरेगा। डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने परास्नातक के बाद डॉक्टरेट की डिग्री ली। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा रायबरेली से तथा स्नातक की डिग्री कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। छात्र जीवन से ही सामाजिक राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। वर्ष 1988 में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली से छात्र संघ का चुनाव जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष बने। वर्ष 1992 से छात्र जीवन से ही राजनीतिक शुरुआत करने वाले मनोज कुमार पांडे छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की कटौती और उनके शोषण के विरुद्ध एक छात्र नेता के रूप में जीवन का आरंभ किया। वर्ष 1993 में श्री मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर युवजन समाज के प्रदेश सचिव व प्रदेश महामंत्री के रूप में समाजवादी आंदोलन में कूदे। अत्यंत सक्रिय एवं अपने जुझारूपन व नेतृत्व की अद्भुत क्षमता के कारण कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश के मुख्य संगठन में समायोजित कर दिया गया। वर्ष 1995 में रायबरेली नगर पालिका परिषद के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर चुनाव लड़े तथा जनपद के धुरंधर राजनीतिज्ञों को चौंका ही नहीं दिया, बल्कि थोड़े ही अंतर से पराजित होकर द्वितीय नंबर पर रहे। शुरू से ही राजनीति को वे राजनीतिक कैरियर के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते थे। उनकी दिली इच्छा थी समाज का कल्याण। इसलिए तो पराजय के बाद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, अदम्य साहस तथा उम्मीद न छोड़ते हुए जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए वर्ष 2000 में रायबरेली नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पार्टी द्वारा नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखने तथा शासन के बीच अपनी बात प्रमुखता से रखने के कारण 2007 में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुने गए। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए प्रदेश भर में लगभग 400 से अधिक सभाएं कर ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। विफलता से कभी हार न मानने वाले जुझारू व्यक्तित्व व जनता में लोकप्रियता का परिणाम रहा कि वर्ष 2012 के चुनाव में बसपा व कांग्रेस के अभेद दुर्ग को तोड़ते हुए 62,000 से अधिक मत प्राप्त कर ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली से विधायक चुने गए और कई विधानसभा समितियों में सदस्य के रूप में रहे। यही नहीं, वर्ष 2013 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई तथा कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य विभाग दिया गया। यही नहीं, वर्ष 2013 के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में इन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों और पार्टी के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति तथा राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति मनो
जनता ने 2012 की विधानसभा के चुनाव में हमें यहाँ विधायक के रूप में और एक सेवक के रूप में कार्य करने का मौका दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि ऊंचाहार जो पूरी तरीके से विकास से अनछुआ था, सड़कें नहीं थी, लोगों को खाद जब मांगने किसान यहाँ का अन्नदाता और भाग्य विधाता जिसे बड़े सम्मान से कहते हैं, जब वो एक बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया मांगने जा रहा था तो उसे उस खाद के बदले में पुलिस की लाठियाँ मिलती थी। आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश समेत ऊंचाहार में कहीं पर भी किसान को खाद की किल्लत नहीं आई। हमें ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है, ऊंचाहार विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की असीम अनुकंपा से आज ऊंचाहार में लगभग 296 सड़कें, ऐसी सड़कें जो आज़ादी के बाद अनछुई पड़ी हुई थी, आज वह सड़कें भारी मात्रा में उन सड़कों पर आज 296 सड़कों पर निर्माण हुआ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था इस विधानसभा में, हमें याद है अच्छी तरीके से 169 ग्राम पंचायतों में कोई गांव भी सिंचुरित नहीं हुए थे विकास की दृष्टि से। आज हमें खुशी है कि लगभग 62 ग्राम पंचायतें हमारी विधानसभा की, जो 5 विकासखंड वाली विधानसभा है, उसमें लगभग 62 विधानसभाओं के गांव वो लोहिया समग्र गांव में और जनेश्वर मिश्र समग्र गांव में जोड़े गए, जहां पर सड़कें भी बनी, लोगों को बड़ी संख्या में, भारी संख्या में उन्हें आवास मिले, पीने के पानी के लिए पानी की टंकियां बनी। हमें ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी विधानसभा में लगभग 40 पेयजल के लिए पाइपलाइन योजना से 40 पानी की टंकियां बनी। वहीं रोहनिया जैसा हमारा पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, वहाँ पे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए 12 करोड़ की लागत से CSC का भी निर्माण हुआ। वहीं रोहनिया में बकुलाही ड्रेन जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस पर भी काम शुरू हुआ। रोहनिया की लगभग 3 दर्जन बड़ी सड़कों का भी निर्माण हुआ। तो वहीं ऊंचाहार में हमारे यहाँ के नौजवान बच्चों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, ITI का भी निर्माण हो सका। वहीं पर विद्युत व्यवस्था में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ और आज़ादी के बाद पहली बार है कि ऊंचाहार को शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक की भी बिजली व्यवस्था मुहैया कराई गई। वहीं पर 4 नए बिजली घर स्वीकृत हुए, जिनका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे वो रोहनिया में रसूलपुर का सवाल हो, चाहे वो रोहनिया की डौरा में हो, और चाहे वो जमुनापुर चौराहे ऊंचाहार में नए बिजली घर का सवाल हो, और चाहे गदागंज जो हमारे गौरा ब्लॉक में आता है, वहाँ भी 5 MVA और फिर 10 MVA का नया ट्रांसमिशन लगा करके विद्युत व्यवस्था में अमूलचूल सुधार भी किया गया। और यही नहीं, जैसे हमारा एक बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक गौरा ब्लॉक था, जहाँ पर लोगों को इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी जलालपुर दही में एक CSC का निर्माण हुआ। वहीं गौरा के प्रॉपर गौरा ब्लॉक के गौरा गाँव में भी एक नई CSC का निर्माण हुआ। 1 दर्जन से ज़्यादा नए शिक्षा केंद्रों का, चाहे वो कस्तूरबा के रहे हों और चाहे मॉडल स्कूल के माध्यम से एजुकेशन देने का सवाल हो, उन्हें भी हम लोगों ने शुरू कराया है और बच्चों को एक अच्छी बेहतर एजुकेशन मिले। और कम से कम पहली बार ऊंचाहार विधानसभा के लोगों को यह एहसास हुआ कि जो चुना हुआ विधायक होता है वो गांव में भी आता है, गांव के गरीबों के पास भी जाता है, उन सबसे समाज के अति पिछड़े लोगों को भी टच करने का काम करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करता है। और हमें खूब अच्छी तरीके से याद है, इन 5 साल के कार्यकाल में लगभग 14,000 चौपालों को लगा करके कोई गांव और पुरवा उसका मजरा नहीं बचा जहां 2 दर्जन 3 दर्जन बार भी हम जनता से रूबरू नहीं हुए। हमें खुशी है इन चौपालों के माध्यम से भी हम जनता की उन तमाम तकलीफों को जान पाए हैं, उसमें बहुतायत का निराकरण करा पाए। और अगला लक्ष्य भी हमारा यही है, अगला लक्ष्य इस बात का नहीं कि हमने क्या काम किया, अगला लक्ष्य भी हमारा यही है कि जो बचे हुए गरीब लोग हैं, जिन्हें हम कॉलोनी नहीं दे पाए हैं, किन्हीं कारणों से उनको पेंशन नहीं दे पाए हैं, उनको कॉलोनी और पेंशन से भी जोड़ना है, उनकी गरीबी से उनको बाहर निकालना है और समाज के एक उन वर्ग से भी जोड़ना है जो कहीं न कहीं पहले से विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन रास्ते पर ले जाना, हर गरीब और कमज़ोर को ले जाना ही मैं समझता हूँ मेरी नैतिक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ITI कॉलेज खोलने का काम मनोज पांडे जी ने किया, गंगा में पुल बनवाने का माननीय मनोज कुमार पांडे ने किया, जो यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस विधायक तो हुए ही, बड़े बड़े और जो है केंद्र के भी मंत्री हुए, उन लोगों ने ये काम नहीं किया था, उसको मनोज कुमार पांडे जी ने किया। यहाँ इस क्षेत्र में 42
लोहिया समग्राम माननीय मनोज कुमार पांडे जी ने कराया। समाजवादी पार्टी ने दुर्घटना बीमा जैसा महत्वपूर्ण काम किसानों के लिए, जो किसान मर जाया करते थे उनके कफन के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, 5 लाख उनको मिला, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एम्बुलेंस दरवाजे पहुंच रही है, लोग अस्पताल पहुंचने में गरीब घर की औरतें मर जाया करती थी, जिससे उनका जो है बहुत बड़ा हित हुआ। इस तरह तमाम जनोपयोगी काम समाजवादी पार्टी ने किया कि किसानों का पानी सिंचाई माफ़ की गई, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस तरह से कितनी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए किया, जो अन्य सरकारों ने आज तक नहीं किया। 2014 में ही मंत्रिमंडल के तृतीय विस्तार में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई तथा कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य विभाग का कार्य सौंपा गया। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य सफलतापूर्वक देख रहे हैं और जनता की हर अपेक्षा पर खरे उतर रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक बार जनता की समस्याओं को लेकर हुए आंदोलन में जेल यात्राएं भी की। जनता से सादर